Hello, welcome to the teleconferencing live for DECE. हम डिस्कस कर रहे हैं DEC 1 ब्लॉक नंबर 6 और फिलहाल यूनिट नंबर 28 पे डिस्कशन जारी रहेगा. हमारी लाइनें खुलेंगी 4:30 बजे से, ना कि 4 बजे से. थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें फिर लाइनें खुलेंगी. कुछ एक जनरल जानकारी मैं रिपीट कर रही हूँ. इससे संबंधित कॉल्स ना कीजिएगा क्योंकि मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. अगर इसके अलावा कॉल्स हैं, टेक्स्ट जो हमने बातें करी हैं उस पर कॉल्स हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर फील फ्री टू कॉल. तो रिपीट कर रही हूँ मैं जानकारी जो मैं रोज़ ही देती हूँ. हमारे असाइनमेंट जो हैं उनकी डेट हमने बढ़ा दी है. DEC 1 के असाइनमेंट 31 जनवरी, DEC 2 के असाइनमेंट 28 फरवरी, DEC 3 के असाइनमेंट 31 मार्च को देने हैं. आप ये सभी असाइनमेंट के सेक्शन A, B, C एक साथ इकट्ठे देंगे. B और C में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ बताई गई हैं सभी असाइनमेंट में. ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिलेटेड प्रैक्टिकल मैनुअल में, हर कोर्स की एक प्रैक्टिकल मैनुअल है उसमें है. अब आप लोगों को, कईयों को, लगभग सभी को अपना एक इग्नू आई कार्ड भी मिला होगा. उस इग्नू आई कार्ड में आपके स्टडी सेंटर का नाम लिखा है. आप अपने स्टडी सेंटर से ज़रूर संपर्क स्थापित करें, वहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे मेरी काउंसलिंग के अलावा आपको एडिशनल काउंसलिंग सपोर्ट, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई या कोई गहराई से कोई बात और समझ में आनी चाहते हैं आप, वहाँ पे वो मिलेगी. और जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो काउंसलर के द्वारा वहाँ पे स्टडी सेंटर में चेक किए जाएंगे, इसलिए उनसे संपर्क बनाए रखें. और आज ही सुबह किसी का प्रश्न था कि क्या मैं एक साथ 2 कोर्स के असाइनमेंट एक साथ दे सकती हूँ. तो ये सब बातें, या मैं 31 जनवरी को नहीं दे सकती, थोड़ा सा लेट दे सकती हूँ, ये सब बातें जो हैं ये अपने आप वहाँ के काउंसलर के साथ आप बातचीत उनसे करिए, उनके सहमति के साथ काम करिए. इसलिए स्टडी सेंटर में ज़रूर अपना संपर्क कर लीजिए. जो ऑनलाइन असाइनमेंट है वो इग्नू असाइनमेंट, अगर आप ऐसे टाइप करेंगे गूगल सर्च पे तो आपको इग्नू के असाइनमेंट का पेज आ जाएगा. ऑनलाइन में अभी भी डेट पुरानी ही दिखाई जा रही है, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है. ऑनलाइन डेट बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, बदल जाएगी और अगले 2-4 दिन में. जिन लोगों को अभी तक अपना मटेरियल नहीं आया है वो अपने रीजनल सेंटर से संपर्क बनाए रखें और इग्नू के MPD डिवीज़न में फ़ोन करके ज़रूर बातचीत करें या अपना ईमेल लिखें. जब तक मटेरियल नहीं आया, मैं समझ सकती हूँ बहुत परेशानी की बात है. ज्ञान कोश में अपने या तो मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करें, या अगर आपके आसपास कोई लर्नर है तो उससे लेके आप मटेरियल डाउनलोड करके उसके साथ पढ़ाई करना अपना आप शुरू करें. और असाइनमेंट्स को करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय किताबों के पढ़ने के. अब तक आप अपनी किताबें पढ़ने लग जाएं और असाइनमेंट्स किताब को पढ़ने से बहुत आराम से ही चीज़ समझ में आती है और कार्य आगे होता जाएगा. इंटरनेट इत्यादि पे दिए गए असाइनमेंट्स अगर एट ऑल हैं, मुझे पता नहीं है या नहीं, अगर किसी ने दिए हैं तो वो हमने नहीं दिए हैं और उनको वो सही है या गलत, उनको करना मेरे ख्याल में उचित नहीं है. खुद ही अपने असाइनमेंट खुद करिए ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों. इसी पे आगे 4:30 बजे कॉल्स खुली रहेंगी. इन सब प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई अपना अनुभव बताना चाहते हो तो ज़रूर प्रश्न करें, या फिर भी अभी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो बिल्कुल फील फ्री करें प्रश्न पूछने के लिए. तो हम जारी रख रहे हैं अपना टॉपिक कि बच्चों में रचनात्मकता या सृजनात्मकता कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं. तो हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों को रचनात्मक होने का आभास दिलाएं, और ये तभी होगा जब बच्चों की दी गई सजेशंस के प्रति आप ओपन हैं और उनके साथ जैसा वो खेलना चाहते हैं या जैसे वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप भी उनके साथ उसमें उन्हीं की तरह जुड़ जाते हैं. एंग्जाइटी यानी एक चिंता की भावना आप कम रखते हैं. चिंता की भावना कम का मतलब कि हमारा ध्यान जो है निष्पादन पे नहीं है. बच्चा ये ना सोचे कि ओहो मैं तो कर नहीं पाया, ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैडम को नहीं दिखा पाया तो क्या होगा, अगर ऐसी ना बनी ड्राइंग तो क्या होगा, काम ख़त्म ना हुआ तो क्या होगा. ऐसी
चिंता की जो एक एटमॉस्फेयर है, ये हमारे बोल ही क्रिएट करेंगे ना। अगर हम बार बार बोलेंगे सब खत्म करो, सबकी ड्राइंग हो गई कि नहीं, सबने कितना बना लिया, मैं आ रही हूँ सबकी कॉपी लेने, सबके पेपर लेने, तो एंग्जाइटी लेवल जो है वो हमने बढ़ा दिया। और जब हम एक करेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं खत्म हुई, कल कर लें, कल दोबारा कर लेंगे अगर आज आपके पास टाइम नहीं है, या आज थोड़ा सा और समय बच्चे को करने के लिए दे दें। अगर हमें क्रिएटिव बच्चों में रचनात्मकता प्रोत्साहित करनी है तो थोड़ा तो आपके केंद्र में डिसऑर्डर यानी जब हम क्रिएटिव होने के लिए कुछ मटेरियल एक्सप्लोर करते हैं, कुछ इधर उधर रखते हैं, कुछ ढूंढते हैं, तो कुछ बिखराव इत्यादि होगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू लिव विद इट। उससे हमें इरिटेशन नहीं दिखानी है, बाद में बच्चों के साथ ही वो सारा जो बिखराव हुआ है उसको समेटा जा सकता है। जो बच्चे काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी का एक ये बहुत ज़रूरी बात है कि कई बार शाला पूर्व केंद्र में जब तो बच्चे इतने छोटे हैं और हमें सोटू से कोई सिलेबस नहीं कवर करना है, फिर भी हम बच्चों को बहुत टाइम स्लॉट में बांध देते हैं। अगर कोई बच्चे कुछ एक एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको आगे अपने अभी उसी में उनका मन है, हमें तुरंत वो रोकनी पड़ती है क्योंकि हमारे टाइम टेबल के हिसाब से दूसरा पीरियड आ गया है। तो अपने जो हम ये एक्टिविटी स्लॉट्स हैं शाला पूर्व केंद्र में थोड़े बड़े रखें। और अगर बच्चे मान लो कुछ एक बच्चे उसमें एब्जॉर्ब भी हो गए हैं काम में, या सभी बच्चे, तो अगली एक्टिविटी को रीशेड्यूल करा जा सकता है, उसे उसी समय हम निपटाने की और ख़त्म करने की कोशिश ना करें। अगर हमारे हाव भाव से हम ये संप्रेषित करेंगे बच्चों को, ये कम्युनिकेट करेंगे कि जो वो कर रहे हैं वो अच्छा है, बहुत बच्चे बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, या वो बहुत क्रिएटिव हैं, या बहुत अच्छे उनके आइडियाज़ हैं, तो इससे बच्चे को क्रिएटिव होने में और प्रोत्साहन मिलता है। हमारा ध्यान जो हो वो क्रिएटिव प्रोसेस पे हो। ये क्रिएटिव होने का प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोडक्ट। बच्चे ने क्या बनाया एंड में, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। शायद कोई चीज़ ना भी बने या आपके लिहाज से उतनी सुंदर ना बने, इट डजंट मैटर। एक ये बात बहुत से समझें कि अगर बच्चे को कोई चीज़ करना वैसे ही पसंद है तो उसको उसके लिए हम कोई पुरस्कृत ना करें। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं 2 मिनट। हम अक्सर बच्चे जब कोई कुछ करते हैं तो हमारा तुरंत होता है, अरे ये तुमने किया, ये लो तुम्हारे को स्टार मिला, तुम्हें टॉफ़ी मिली, या तुम्हें कुछ हमने किया। तो उसमें क्या होता है, मैं तो वो चीज़ वैसे ही करना चाहती थी, चाहे आप मुझे टॉफ़ी देते ना देते, स्टार देते ना देते, मुझे तो वो चीज़ करना ही पसंद था। अब आपने मुझे उसके लिए पुरस्कृत कर दिया तो आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, परंतु आपने एक्चुअली क्या किया कि मेरी जो अंदर की मेरी खुद की मोटिवेशन थी उसको आपने बाहर की कर दिया। अब आपकी टॉफ़ी पे मैं आश्रित हो गई। जब आप टॉफ़ी देंगे तब मुझे खुशी मिलेगी। मेरे को खुद वो कार्य करने से जो मेरे को पहले मिल रही थी खुशी, अगर आप प्रति बार मुझे उसके लिए इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं तो मेरा अंदरूनी खुशी आपने बाहरी खुशी से रिप्लेस कर दी। अब जब तक आप चीज़ मुझे वो टॉफ़ी या कोई बाहरी चीज़ नहीं देंगे तो मैं वो कार्य करने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। तो ये हम एक ये देख रहे हैं थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन्स ऑल्सो एक हमारा ये फ़र्क आया है कि हम बहुत जल्दी ही कुछ करने पे बच्चों को तुरंत हर चीज़ के लिए पुरस्कृत करते हैं। तो हर चीज़ के लिए पुरस्कृत करना आवश्यक नहीं है, खासकर जब बच्चे वो एक्टिविटी वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं, इट इज़ दे लाइक डूइंग इट, तो उससे जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बनी रहती है और क्रिएटिविटी जो है वो इंटरनल मोटिवेशन से ही आती है। तो बच्चे को प्रेज़ करना और स्वयं उसकी उस कार्य को करने की इच्छा को बनाए रखना, इन दोनों के बीच में आपको एक डेलिकेट बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कब प्रोत्साहन देना है और कब बच्चे की अपनी इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी है। बच्चों को चॉइसेस करने दें तभी क्रिएटिविटी है। बजाय ये कहें हम कि 2-3 तरीके हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सभी आज दिवाली का सीन बनाएंगे, तो ये हमने बच्चों को बिल्कुल काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वरना हम ये भी कह सकते हैं कि आपको जो भी फेस्टिवल पसंद है आप वो बनाओ। रिस्ट्रिक्ट यहाँ भी थोड़ा सा हमने किया है कि हमने फेस्टिवल का थीम दे दिया है बनाने के लिए, परंतु फिर भी थोड़ा सा हमारा दायरा खुला है कि हमने दिवाली के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करी है बनाने की। बच्चे जो अपना मर्जी से चाह सकते हैं वो फेस्टिवल बना सकते हैं। और ऑफकोर्स सबसे मुक्त तो ये होगा डिस्क्रिप्शन की, जो आप चाहते हो बनाओ। अब यहाँ कई टीचर्स कह सकती हैं कि हो सकता है कुछ बच्चों को इतना खुलापन कि जो आप चाहते हो बनाओ वो ना सोच पाएँ, तो ठीक है, उन बच्चों को हम थोड़ा सा कुछ एक गाइड कर सकते हैं, पर उस गाइड में हम ओपननेस रखें, बच्चे को चॉइस का मौका दें, ना कि उसके लिए एग्जैक्टली जो उसे करना है वो सुझा के उसको बता दें। सपोर्ट दें जहाँ बच्चे को ज़रूरत है, पर इंटरफियरेंस हम कम रखें।
बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, ना कि क्रिटिसाइज करें, आइडियाज़ दें, सजेशन दें अपने, परंतु अपने विचार बच्चों के ऊपर हम थोपे नहीं। इसका उदाहरण मैंने आपको पहले सत्र में बताया था, जब मैंने कहा था कि बच्चे ने अपना क्ले मॉडल जो है वो लेके आया और टीचर ने उसी के हाथ पैर खुद ही लगा के बना दिए, चाहे बच्चे का कोई इच्छा नहीं थी उस क्ले मॉडल में वो आदमी के हाथ पैर डालने की, टीचर ने खुद ही उसके ऊपर इस बात को थोपा। तो इस बात से बच्चे, इससे बेहतर होता अगर टीचर जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेती बच्चे के साथ और पूछती कि आप क्या इसे बनाना चाहते हैं। कुछ हम एक्टिविटी प्रतिदिन ऐसी करें जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका हो और उनको हम जहाँ तक संभव हो क्रिएटिव करें। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं, पेंटिंग, डांसिंग, क्ले, कोलाज, मूवमेंट एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, ये हमारे करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि इसमें बच्चे को क्रिएटिविटी का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। ये हमारे करने के ढंग पे रिस्ट्रिक्टिव हो सकती हैं या क्रिएटिव हो सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ड्राइंग का एग्जाम्पल बताया, जब हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सिमिलरली सपोजिंग हमने बच्चों को ब्लॉक से खेलने को कहा और हम उनसे ये बोलें कि ठीक है आपको यही बनाना है, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बनिस्बत ये कि बच्चों को हमने कहा ओके फाइन, आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। हमारी कहानी सुनाने के बाद हम बच्चों को कह सकते हैं कि नहीं, यही जो मैंने कहानी सुनाई है यही आपको दोहरानी है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने तो ये कहानी सुना दी, अब आपका जैसे इच्छा है आप अपनी कहानी आगे आपको कोई जो भी कहानी सुनानी है वो सुनाइए। तो कहाँ तक हम चीज़ों को क्रिएटिव करते हैं और रिस्ट्रिक्टिव करते हैं। जितनी ज़्यादा बच्चे को फ्रीडम होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्रिएटिविटी का एटमॉस्फेयर होगा। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है नो रूल्स, आप डेफिनेटली रूल्स बना रहे हैं। रूल्स आर हाउएवर ब्रॉड, आपके ब्रॉड रूल हैं। क्या रूल हैं? कि आप ये काम करते टाइम किसी और को मुश्किल में नहीं डालेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई छीना झपटी नहीं होगी। अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगने आए तो आपने उसको देना है। सभी लोगों को मेरे ढफली बजाने पे, जो आप एक थोड़ा सा लंबा टाइम रख सकते हैं, जब मैं ढफली बजाऊं या कुछ करूं तो सबको ये एक्टिविटी वाइंड अप करनी है। तो जो आपके रूल्स हैं दे रिमेन ब्रॉड। बहुत फाइन रूल्स, जब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हम बना देते हैं कहीं के, तो उनका उल्लंघन उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम रूल्स थोड़े से ब्रॉड बनाते हैं और बच्चों की सहमति से हम ज़्यादा वो रूल्स बनाते हैं तो उनका उल्लंघन होने के चांसेस कम होते हैं। तो जिस एक्टिविटी में टीचर से सबसे कम कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, वही एक्टिविटी है जहाँ पे क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का बहुत मौका मिलता है। अब कुछ जो हमने एक्टिविटीज़ का यूनिट में एग्जाम्पल दिया है, हमने बताया है कि ये सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ किस प्रकार क्रिएटिव भी हो सकती हैं और किस प्रकार टोटली अनक्रिएटिव भी हो सकती हैं। तो जो शुरू में मैंने बात की थी, हमारी ये धारणा कि आर्ट एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज क्रिएटिव, दैट इज़ नॉट ट्रू। या म्यूज़िक इज़ ऑलवेज क्रिएटिव, दैट इट डिपेंड्स ऑन how you have organized and carried out and conducted that particular activity, that will determine whether that activity is creative or not. तो प्ले मटेरियल्स के ऊपर आते हैं। जब हमें बच्चों की क्रिएटिविटी प्रोत्साहित करने की हम बात कर रहे हैं तो हमारे को डेफिनेटली कुछ प्ले मटेरियल भी रखने होंगे वहाँ पे। तो प्ले मटेरियल को भी हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिनका कोई एक पर्टिकुलर निर्धारित तरीका नहीं है उपयोग का, जो कई अलग तरीकों से जिनका उपयोग किया जा सकता है, और ऐसे मटेरियल को हम ओपन एंडेड मटेरियल भी कहते हैं। तो कई ओपन एंडेड मटेरियल के उदाहरण हम आई एम श्योर आपके दिमाग में ऑलरेडी उभर रहे होंगे। कुछ ओपन एंडेड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल क्ले, कुछ भी कर सकते हैं हम। ब्लॉक्स किसी भी तरीके से किया जा सकता है। पेंट्स कुछ भी किया जा सकता है। बीड्स, इनकी आप पिरो के माला बना सकते हैं, मुकुट बना सकते हैं, कुछ भी और कर सकते हैं। पुराने कपड़े इत्यादि, जिससे बच्चे अपने रोल प्ले के दौरान बच्चे इसमें कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भूमिका अभिनय कर सकते हैं। एक दुपट्टा ही है, वो कभी आपका पगड़ी बन सकता है, कभी टोपी कभी दुपट्टा बन सकता है, कभी साड़ी बन सकता है, कभी कुछ पहुँचने का कपड़ा बन सकता है। तो ऐसा जब मटेरियल अवेलेबल होता है, लीव्स, ट्विग्स या पेबल्स, ऐसा जब मटेरियल अवेलेबल होता है तो बच्चे जो ऑलरेडी जिनकी कल्पना इतनी फास्ट होती है, तो इन मटेरियल्स के सहयोग से, इन मटेरियल के सहारे से वो अपनी कल्पना को और भी, उनकी कल्पना को रेस
मिल जाती है और वो बहुत कुछ बहुत जल्दी अपने आप को क्रिएटिव बना पाते हैं। और इसके अलावा ये जैसे मटेरियल हैं, कहानी की किताब, उसका लगभग एक ही तरीके से उपयोग किया जाएगा। हाँ, आप उसे कई बार देख सकते हैं, परंतु उपयोग का तरीका जिगसॉ पजल, अल्फ़ाबेट या नंबर ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स जिसपे अल्फ़ाबेट या नंबर लिख दिए गए हों, या सीरिएशन जो छोटे से बड़े ब्लॉक्स, या काउंटिंग फ्रेम जिसमें गिनती कर पाते हैं, यह सब स्ट्रक्चर्ड प्ले मटेरियल है और इसका बहुत स्पेसिफिक यूज़ ही होता है। तो यानी क्रिएटिविटी के नज़रिए से ये वाले जो मटेरियल्स हैं ये हमारे इतने हेल्प के नहीं हैं। तो अब कई सामान हैं जो हमारे घरों में हम डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं, वो सब काफ़ी हमारे प्री स्कूल में काम आ सकता है। पुराने रिबन, बोतल कॉर्क की बोतलों के कॉर्क के ढक्कन, एग शेल्स जिनको ड्राई करके क्रश करके, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये डाइड ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डाइड का मतलब है जिसको डाई कर लिया गया हो, DYED। कई प्रकार के हमारे पैकेज के बॉक्स जो आते हैं, छोटे बड़े पैकेजिंग मटेरियल, थर्माकोल, स्पॉन्जी मटेरियल, प्लास्टिक शीट्स, ये सब चीज़ें घर में कई बार आती हैं। ये उठा के आप प्री स्कूल लाएँ तो बच्चे कई इस्तेमाल इसका कर लेते हैं। इस प्रकार के कहीं जब आप बच्चों के साथ नेचर वॉक पे जाएँ, हमने ट्रिप्स के दौरान बात करी थी कि कहीं पास पड़ोस में बच्चों को ले जाने घुमाना। अगर आप बच्चों को अपने स्कूल के गार्डन या आसपास स्कूल में गार्डन ना भी हो तो कहीं थोड़ी दूर पे पार्क है, वहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, तो आपको कई किस्म का सामान मिलेगा पार्क का जो उठा के लाया जा सकता है। क्ले मॉडल्स एक्सेट्रा को सजाने के लिए इसका बहुत अच्छा काम आता है। आइसक्रीम स्टिक, एम्प्टी, ये रील जो धागे की रीलें हैं टेलर की दुकान से, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्ले मटेरियल, ये कई डिफरेंट तरीके से बच्चों को जब हम देते हैं तो हम देखते हैं वो खुद ही इसका कई अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हमने जो ब्लॉक 6 है ये तो हमने इस समय अब पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम DEC 1 के लास्ट ब्लॉक यानी ब्लॉक नंबर 7 के ऊपर आएंगे। और ये ब्लॉक नंबर 7 जो है ये ऑर्गेनाइजिंग अ चाइल्ड केयर सेंटर, इसके ऊपर आधारित है ये। इसमें हमारे 5 यूनिट हैं और इन 5 यूनिट को करने से हमारी जो ये DEC 1 का कोर्स है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 29 बच्चों के जो हमारे देश में जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं या जो हमारे देश में अलग अलग नीतियां हैं उसके ऊपर आधारित है। उसके ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि उसमें कुछ खास बहुत वो पढ़ने और इन्फॉर्मेशन से वाला रिलेटेड यूनिट है, तो वो आप स्वयं ही पढ़ के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अब जो हम जिस यूनिट की बात करेंगे वो है यूनिट नंबर 30, प्लानिंग द करिकुलम। अब हम इस बात से लेके बात करेंगे कि किस प्रकार हमें अपने शाला पूर्व स्कूल में जिसको हम करिकुलम या सिलेबस देते हैं वो किस प्रकार से प्लान किया जाना चाहिए। अब हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी जहाँ पे टीचर हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक करिकुलम है, या हो सकता है आप टीचर नहीं हैं तो आप कहीं पे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप टीचर के रूप में नियुक्त होंगे। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हमारे को करिकुलम दिया गया है या जो भी हमारे को स्कूल अथॉरिटी ने हमें कहा है कि करिकुलम दिया गया है, तो उस करिकुलम को हम समझें और ये थोड़ा परखें कि ये कहाँ तक बच्चों के लिए उचित है या नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रोल ये हो कि आपने करिकुलम बनाना है, चाहे अपने स्कूल में चाहे किसी और कमेटी के तहत। इट इज़ पॉसिबल कि आपको करिकुलम बनाने की किसी कमेटी में भी आप हों या अपने स्कूल का ही करिकुलम बनाने का आपको दायित्व हो। तो हमें इस बारे में अपनी समझ डेवलप करनी है और यही एम है इस यूनिट का, प्लानिंग द करिकुलम का, कि जो बच्चों को हमने वर्ष भर या 2 वर्ष भर सिखाना है, हम कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या सिखाना है, कैसे डिसाइड करें कि 2 वर्ष के बाद वो क्या जानेंगे, कैसे डिसाइड करें कि आज के दिन हम क्या गतिविधियां करें बच्चों को, आज एक दिन का हमें एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी है तो उसका क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सब बातें जो हैं इसी यूनिट में हमने डिस्कस करी हैं। और बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि करिकुलम बनाना क्यों ज़रूरी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के केंद्र में तो हमें क्या है, हमें तो पता है यही कराना है, कहानी सुनानी है, राइम्स करनी है, किसी बात पे चर्चा कर लेनी है, कुछ म्यूज़िक एंड मूवमेंट एक्टिविटी, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करनी है, कुछ थीम्स जनरल नॉलेज कुछ आसपास के बारे में दे देनी है। तो इसके लिए मुझे रोज़
करिकुलम को प्लान करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इसको रोज़ के उसमें ही कर सकती हूँ। मैं तो इसको इस चीज़ को तो मैं रोज़ जाऊँ, एक कहानी सुनाऊँ, रोज़ जाऊँ, एक 2-3 नया राइम्स कर लूँ। तो इसमें मुझे करिकुलम का क्या क्या आवश्यकता है? अब आप कहेंगे कि करिकुलम हमें चाहिए क्योंकि हमें बच्चे को अल्फ़ाबेट, नंबर और वो सिखाने हैं। तो इसमें मेरा जवाब है कि ऐसा कोई भी स्कूल का करिकुलम जो केवल अल्फ़ाबेट, नंबर और काउंटिंग तक ही सीमित है, तो ये बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट करिकुलम नहीं है। हाँ जी, कॉल है तो आप अब आएँ, बोलें, कौन पूछना चाह रहे? जी, पंजाब से। हाँ जी, बोलें पंजाब। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जब हम ना कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है बी और डी में। हम्म, हेलो हाँ बोलिए। मैडम, कई बार हम जब मतलब लिखते हैं बी और डी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। बोलते टाइम तो बी बोल देते हैं, जब लिखते हैं तो उसे डी लिख देते हैं। हाँ, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब कि ये मतलब कंफ्यूजन किस कारण हो सकती है बच्चों की? मतलब डेवलपमेंट में कोई होता है जहाँ उनकी आईक्यू में कुछ होता है? जैसे 5 को उल्टा लिखते हैं, बोलते ठीक है, 7 को भी उल्टा लिखते हैं। तो मैडम, मैं जो इतनी बार यहाँ पे ये बात आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, अलग अलग शब्दों में मैंने कहा है कि जो हमारे प्री स्कूल में ये ट्रेंड आ गया है ABC और 1 2 3 करने का, ये हाँ जी, हाँ औपचारिक जी। ये औपचारिक जो फोकस है प्री स्कूल का, ये बहुत उचित नहीं है, बच्चे की एज के मुताबिक नहीं है। वही मैं आपको अभी बोल रही थी कि बी और डी पे इतना कन्फ्यूजन और हम लोग इतना इस पे टेंशन में आ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई पढ़ा लिखा इंसान देखा है जिसको चौथी पाँचवीं के बाद बी और डी में कन्फ्यूजन दिखे, या जो 7 को उल्टा लिखता रहे? कुछ बच्चे हैं ऐसे, उनकी हाँ प्रॉब्लम जी। थोड़ी अलग है। वो प्रॉब्लम नज़र आती है आपको ग्रेड 2 या 3 में। अगर चौथी पाँचवीं तक बच्चा ये मिस्टेक करे ना, तो घबराने हाँ की जी बात मैम। है। जिस वर्षों में हम शाला पूर्व बच्चों को इस बात के लिए एंग्शियस कर देते हैं, और खुद भी, अब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि क्या उसकी आईक्यू में कमी है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो बच्चा नॉर्मल तरीके से आपसे बातचीत करता है? क्या वो अपना इंटरेस्ट नॉर्मल चीज़ों में जाहिर करता है? हमें वहाँ से लग रहा है कोई उसके आईक्यू में कमी है? बच्चा जो नहीं इतनी मैम, और, नेचर। मैडम मेरी बात सुन हाँ लीजिए, मैं आपकी बात का हाँ जी। जवाब ही दे रही हूँ। जो बच्चा हाँ जी अपनी मैम। और इतनी इंटेलिजेंट बातें दिखाता है, वो तो हम देखते नहीं। या तो बच्चा हर क्षेत्र में कुछ स्लो हो ना, वो 4 साल की हाँ जगह उसका व्यवहार भी मान लो हर एक के साथ 2 साल के बच्चे का हो, 5 साल के हाँ जी बच्चे मैम। का व्यवहार ही हर एक के साथ मान लो 3 साल के बच्चे का हो, तो यानी उसके ऑलराउंड विकास में प्रॉब्लम हो रही है। तो तब मैं चिंतित हूँ। बच्चा वैसे तो सब तरीके से ठीक है, पर हमने लाद दिया है कि 4 वर्ष के बच्चे को बी और डी लिखना आना चाहिए। हमने एज फॉर्मल सिस्टम, ये हमारी प्रॉब्लम है कि प्राइमरी का करिकुलम हमने प्री स्कूल में डाल दिया है। यही मैं अलग अलग शब्दों में यहाँ से बताना शुरू कर रही हूँ। और जब बच्चे एक छोटी सी बात जो उसके हिसाब से बहुत नॉर्मल है, बी और डी को उल्टा करना बच्चे करते रहेंगे तीसरी चौथी तक, हम उसमें आईक्यू तक में भी घुस जाते हैं। तो यही जैसे ये मैम, संदेश बच्चा है। ना मतलब अपने साथियों के साथ तो पूरा घुल मिल जाता है। जब वो मतलब कोई दूसरी बड़ा बात करता है तो बिल्कुल शांत उसका हो जाता है नेचर। मतलब वही बच्चा जो बी और डी में तो डी मैडम, में मैं भी मिस्टेक तो करता आपसे है ये ना। पूछ रही हूँ, ये तो आपका लगभग, सॉरी टू से, पर ये इस तरीके की बात हो गई कि आपको हर प्रकार का खाना तो बनाना आता है, पर आप मूंग दाल और गाजर का हलवा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या कहूँ, आप अच्छे बावर्ची हैं या नहीं हैं? आप मूंग दाल और गाजर का हलवा तो बना नहीं सकते, बाकी आप शलगम भी बनाते हैं, तोरी, भिंडी, लौकी, सब कुछ बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो क्या कहेंगे आप, अपने को कितने नंबर देंगी? जितने अपने नंबर देंगी उतने इस बच्चे को दे दीजिए। अलग अलग ढंग से इस मंच से मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोगों ने शाला पूर्व शिक्षा को टोटल प्राइमरी का करिकुलम बना दिया है। 3, 3.5, 4, 4.5 वर्षों में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बच्चों से
उचित नहीं है। और ना ही ये इस प्रकार से बी और डी तो बड़ा कॉमन है, बहुत इजी चीज़ है इसको कंफ्यूज करना, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। वही बात दोबारा कहूंगी, अगर ये बात 4 या 5 वर्ष तक रहे तो रहे। और बी और डी पे जो मैं बात कह रही थी, जब आपका ठीक प्रश्न आया, मैं यही बात कह रही थी, अगर मेरी आवाज के भाव आप समझ रहे हैं तो जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां शाला पूर्व शिक्षा में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करिए। जो ये टोटल औपचारिक हो गई है, इसको खेल आधारित परिवर्तन करिए। उल्टा देश में तो अब ये बात है कि पहली और दूसरी कक्षा का टीचिंग भी खेल आधारित होना चाहिए और औपचारिकता पे फोकस थोड़ा कम होना चाहिए। अगर हम केवल बच्चे को 3 घंटे के प्री स्कूल में केवल और केवल ABC 1 2 3 और काउंटिंग और क ख ग कराएंगे तो ये शाला पूर्व के शिक्षा के नाम पे हम बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। शाला पूर्व शिक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास, जो मैं इतनी आपसे बातें कर रही हूँ रचनात्मकता की। और मेरी बातें छोड़िए, आप पूरा कोर्स यही पढ़ने वाले हैं। अगर इस कोर्स को पढ़ने के बाद भी और करने के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली केवल औपचारिक रही तो ये बहुत अफसोस की बात है। कोर्स करने का कोई लाभ नहीं होगा, मात्र एक कागज का टुकड़ा हमारे हाथ में जरूर आ जाएगा, परंतु बच्चों की शिक्षा के प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला, जो कि इस पूरे कोर्स में हम यही बात कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा इस कोर्स को करने का। तो अगर हमारा शाला पूर्व केंद्र ऐसा है जो हम बिल्कुल करिकुलम प्लानिंग का अभी हम यही बात कर रहे हैं, अगर सुबह एक पौना घंटा इंग्लिश क्लास, फिर पौना घंटा हिंदी क्लास, फिर पौना घंटा मैथ्स की क्लास, और लास्ट में चलते चलते कोई 2-3 गीत हमने गा दिए, तो ये शाला पूर्व शिक्षा का उचित करिकुलम नहीं है। हम भाषा की बात करेंगे तो हम बी और डी लिखने से पहले तो हमें तो बच्चों को ब और ड की आवाज़ क्या है इससे हमें संप्रेषित कराना है बच्चे को। हम अगर कई बार बच्चे से ये पूछें कि अच्छा ये बी की आवाज़ तो ब जैसी है, आप बताओ तो ब से क्या क्या शब्द हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे कितने शब्द बोलेंगे। जब बच्चे वो कितने शब्द बोलें ब से, तो आप वो ब का लेटर वहाँ पे लिखें, तब तो बच्चों को जो ब का लेटर है उसका कोई मीनिंग भी लग रहा है कि अच्छा ये जो वर्ड के पहला साउंड है ये ऐसे लगता है, तो फिर वो आया। कई बार जब आपकी ऐसी रहेंगी, जब आप इस तरीके से करेंगे और फिर कई दिनों बाद आपने कोई और वर्ड उठाया, उसमें मान लो फिर अब आपका ड शब्द भी आ गया, तो अब आपने ड शब्द से जब बच्चों के साथ बातचीत शुरू करी, अच्छा ड से क्या क्या आता है, और वो कितने सारे ड के शब्द अगर बच्चे बोल रहे हैं और आप ये लिख के दिखाएं कि ये डी ऐसे लिखते हैं, तो फिर कितना एक मज़े के तौर में बच्चा वो सीखता है, बजाय कि जो अब उसका टेंशन का माहौल हो गया है कि वो सुबह से शाम केवल ABCD और क ख ग ही लिख रहा है। मैडम कॉल है लुधियाना से। हाँ जी, लुधियाना। हाँ जी, लुधियाना, प्लीज बताएं। मोनिका हाँ जी, बोले। हाँ जी मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे मतलब कि बच्चों को हम सिखाते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैम हम जैसे कि अभी विंटर का सीजन है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें उनको बताना नहीं है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर उनको मैम कैसे पता चलेगा कि विंटर में क्रिसमस होता है। जैसे आप बोल रही हो कि वो कुछ मतलब कि वो नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे दिवाली है, दुशहरा है। तो मैम मैंने आपसे यही कंफर्म करना है, फिर हम मतलब कि उनको इनोवेटिव कर सकते हैं ना कि देखो बच्चों अभी विंटर आ गया है तो विंटर में क्रिसमस होता है कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, हम इसके ऊपर मैम कुछ भी मतलब कि कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक का आपने अभी बताया था, तो मैम फिर हम उनको कैसे मैम पता चलेगा कि अभी ये क्रिसमस है तो ये दिवाली है। मैडम शायद मेरे बोलने और शायद आपके समझने के बीच में थोड़ा गैप आ गया है। हाँ मैंने ये नहीं बोला कि हम ये ना बोले उनसे क्रिसमस है। पता नहीं मैंने किस बात में बोला था रिस्ट्रिक्शन। मेरा मतलब ये था कि रिस्ट्रिक्शन का अभी आपके सुनने से जो मैं ये बात कर पा रही हूँ वो ये है कि मान लो बच्चे कुछ अपनी तरफ से गतिविधि करना चाहते हैं तो हम उसको अलाउ करें। हाँ जी ऑब्वियस अभी अब आप जैसे विंटर
विंटर तो सब महसूस कर ही रहे हैं ना, कर ही रहे हैं। हाँ है ना, जी, तो वो हाँ तो बच्चे भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप विंटर के ऊपर बिल्कुल चर्चा करें कि इस समय हाँ जी। सर्दी है, आपको कैसा लग रहा है, क्या करो, सर्दी के कपड़ों पे चर्चा करें, सर्दी जी। के खानों पे चर्चा करें, और हाँ जी। बिल्कुल सर्दी के त्योहार पे चर्चा करें। बिल्कुल, वो तो नाम बोलेंगे ही आप, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्रिसमस हाँ। पे आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये हाँ तो जी। बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक सेक्युलर ढंग से हर हाँ त्योहार जी। मना रहे हैं अपने स्कूल में। हाँ और जी। आप बहुत अच्छा बता रही हैं कि त्योहारों के दिन हाँ जी। पर ही त्योहार मना रहे हैं, ये बहुत मना रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। हाँ कई जी। कई प्री स्कूल में मैंने देखा है कि ऐसा भी होता है कि फेस्टिवल की थीम ले लेते हैं हाँ और जी। मान लो किसी भी महीने में सारे फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ उसका जी। कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। आप जुलाई जी। में क्रिसमस की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने फेस्टिवल थीम पे बात करी थी, तो हाँ उसका जी। कोई पॉइंट नहीं है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ सर्दी जी, के समय अभी लोहड़ी आएगा तो आप लोहड़ी पे बात करेंगे, उसके हाँ बाद जी। जो भी फेस्टिवल तो आएगा। मैम मेरा मतलब कि कहने का ये मतलब है ना कि फिर मतलब कि उनमें इंटरेस्ट आता है ना बिल्कुल। बच्चों में। यस। हाँ जी, तो मतलब कि वो इनोवेटिव करते हैं ना कि हाँ भी मतलब कि उनको मतलब दिलचस्पी मतलब होती है। हाँ अब जी। ये है कि आपने क्रिसमस पे कुछ चीजें, मेरे ख्याल से जो आप मेरी बात से रिलेट कर रही हैं, तो हाँ जी। इसमें बच्चों की रचनात्मकता या उनके इनोवेशन को मैं ये कहूंगी कि ठीक है, आपने कुछ सोचा है क्रिसमस पे, हाँ जी। पर हाँ जी। आप केवल अपनी ही सोच की एक्टिविटीज कर रही हैं, या हम क्लास में पहले डिस्कस करें कि चलो क्या कर सकते हैं क्या क्रिसमस कर पे, सकते क्या हैं। क्या हाँ होता जी। है, आप क्या चाहते हैं करना। मैम हो लेकिन सकता हम है, हो सकता अगर है हम पहले उनको बताएंगे कि हम ये आ रहा है, हमने करना है, तो भी हम उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे ना मैम कि हाँ आप क्या क्या चाहते हो कि हम क्या क्या करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हाँ जी। मैं जहां से थोड़ी सी बात आपको ये कह रही हूँ कि हाँ आप जी। जब ये बात बोलते हैं ना कि हम उनको बताएंगे क्या क्या आ रहा है, आप हाँ जी। गलत नहीं हैं, हाँ जी। परंतु जहां आप सीमित हैं वो ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके बताए बिना बच्चे को कुछ नहीं पता। हो सकता है कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता हो क्रिसमस के बारे में, तो क्लास में क्यों ना इसको एक डिस्कशन के रूप में करें कि बताओ तो सर्दी में कौन सा त्योहार आता है, किसी को पता है क्या। जस्ट वेट प्लीज, लेट मी फिनिश दिस। आप इसको डिस्कशन के रूप में करें। आपके पास दो तरीके हैं, आप आ सकते हैं क्लास में कहने की बच्चों सर्दी आ गई है और अब पता है सर्दी में क्रिसमस का त्योहार आता है, ये एक तरीका है जो आप कह रही हैं। मैं जो तरीका कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि आपके 20 बच्चों में से हो सकता है 4 को क्रिसमस त्योहार के बारे में पता हो, तो क्यों ना बात ऐसे शुरू करी जाए, बच्चों सर्दी का मौसम है, आप में से कितनों को पता है अभी कौन सा त्योहार आने वाला है। तो वो 4 बच्चे तो बोलेंगे ना मुझे क्रिसमस पता है, भले एक बच्चा भी बोले। जैसे ही उस एक बच्चे के बोलने पे आप उसके, आपके दो नजरिए समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे आपने उस बच्चे की जो जानकारी है उसको आपने माना कि अच्छा तुम्हें पता है, बच्चे की जानकारी को स्वीकृति मिली, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर आप अगला क्वेश्चन पूछेंगी तो हो सकता है कोई और बच्चा जाए बताए। यानी हम इस धारणा से जाएं कि बच्चों में कुछ ना कुछ हद तक कुछ ना कुछ पूर्व जानकारी है, हमें केवल उनको चीजें उनके अंदर भरनी नहीं है। हम पहले ये पता करें उनको क्या पता है, और जो उनको नहीं पता है फिर वो बताएं, बजाय इसके कि हम ये सोच के जाएं कि वो उनको कुछ नहीं पता, अब हमें उनके अंदर सब ज्ञान भरना है। दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क। आप गलत नहीं है, पर थोड़ा सा जो मैं नजरिया बोल रही हूं इस पे सोच के देखें और फिर चर्चा भी की जा सकती है। सॉरी, प्लीज गिव मी द कॉल। या यस पंजाब। हाँ जी मैम, मैं बलराम सिंह बोल रहा हूँ जी, पंजाब से जी। हाँ जी। मैं भी डीसी का स्टूडेंट हूँ जी। हाँ जी। मैडम आप 2-3 दिन से आपकी जो क्लासें सुन रहे हैं जी, बहुत अच्छी आपकी जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी। अच्छा जी। और मैडम जो मेरा सवाल है जी, मैडम जो हमको रीजनल सेंटर करना से जो बुक्स प्राप्त हुई है मैडम वो 27 है जी, और मैडम वो सभी पढ़नी होंगी या उसमें से कुछ पढ़नी होंगी जी? सभी लर्नर्स को मैं बहुत क्लियरली बता दूं, आपके पास बुक्स जो होनी चाहिए मैं बता रही हूं और आप सब नोट कर लें। DEC 1 की 7 ब्लॉक्स और 1 प्रैक्टिकल मैनुअल यानी टोटल 8। DEC 2 के 8 ब्लॉक और 1 प्रैक्टिकल मैनुअल यानी टोटल 9। DEC 3 की 5 ब्लॉक्स और 1 प्रैक्टिकल मैनुअल यानी कि टोटल 6। और DEC 4 की 1 प्रोजेक्ट मैनुअल और इसके अलावा 1 प्रोग्राम गाइड। आपके सेट में ये टोटल सामान होना चाहिए। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप प्रोग्राम गाइड को पूरा पढ़ें, उससे आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है। कोर्स पास करने, ये प्रोग्राम का डिप्लोमा पास करने के लिए आपको ये तीनों एग्जाम DEC 1, DEC 2, DEC 3 और DEC 4 करने हैं पूरे। DEC 1 में आपका टर्म एंड एग्जाम होगा और असाइनमेंट है।
इसी प्रकार DEC 2 में टर्म एंड एग्जाम असाइनमेंट, DEC 3 में टर्म एंड एग्जाम और असाइनमेंट। असाइनमेंट आप लोग अभी मार्च तक खत्म कर देंगे। टर्म एंड एग्जाम के लिए आप सभी पेपरों में जून के लिए बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है आप सब पेपर के लिए तैयार नहीं हैं तो आप एक पेपर जून में दे सकते हैं, बाकी 2 दिसंबर में। तब भी तैयार नहीं है तो अगले जून दिसंबर। इस प्रकार आप 4 वर्ष तक लगा सकते हैं प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। DEC 4 का प्रोजेक्ट वर्क अगर आप जून तक ख़त्म करना चाहते हैं तो अप्रैल एंड तक आपको ख़त्म करके इसे भिजवा देना चाहिए, और अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप नवंबर तक भी दे सकते हैं। तो डिप्लोमा तो आपको पूरे चारों कोर्स कंप्लीट करने पर ही मिलेगा। सब किताबें पढ़नी हैं, परंतु आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना कोर्स कंप्लीट करने का प्रोसेस ब्रेकअप कर सकते हैं। पहले DEC 1 कर लीजिए, फिर 2 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए, परंतु डिप्लोमा तो पूरा चारों कोर्स करने पर ही मिलेगा। एक कोर्स करके उसमें पास होने पे आपको कोई विशेष फ़ायदा डिप्लोमे के रूप में नहीं मिलेगा। Yes, please. हेलो Yes. मैम, गुड इवनिंग, दिस इज सोनिया। Yeah, speak. Ma'am, माइक के पास मेरा आके बोलिए, थोड़ा माइक के पास आके बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी नीस है, उसका लास्ट वीक ना कंपटीशन था स्कूल में, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। तो उसमें उसकी मैम ने उसको एक ग्रेड दे दिया, लाइक उसको प्राइज कि यू आर सेकंड। तो वो मेरे पास आई, जब उसने मेरे से बात की उसने मुझे बोला कि मैं सेकंड आई हूँ, एंड शी वाज वेरी वरीड कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। तो इस केसेस में हम बच्चे को उस टाइम पे उसको रोकें कि नहीं ऐसा कोई चीज नहीं है फर्स्ट सेकंड या थर्ड, या मैं उसको मतलब कि उसकी जैसे उस चीज के लिए अंदर से है कि मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ, उसके मन में है कि मैं फर्स्ट आऊँ, वो चीज को मैं वहाँ पे रोक दूँ या उस चीज को मैं इग्नोर करूँ। इस चीज में मैं मतलब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो आपने बहुत ही सही बात पूछी। पहली बात तो हम ये सोचें कि वहीं पे बात आ जाती है कि हर कोई तो फर्स्ट आएगा नहीं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाए भी किस लिए हैं। और दूसरी बात, ज़िंदगी में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले लोग ही एंड में सक्सेसफुल होते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ कंपटीशन की भावना आ गई है, ये बहुत ही एक दुखद एस्पेक्ट है एजुकेशन सिस्टम का, और आ भी गई है तो इतनी छोटी बच्चों में। अब आप खुद ही शब्द यूज़ कर रहे हैं कि वो चिंता में है, तो सेकंड आना ही अपने आप में कोई कम बात नहीं है, और उसमें भी बच्चा चिंता में है तो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर देख लीजिए उस पर कितना है। तो मेरे तो हिसाब से इसमें हम बच्चे को शुरू से वो मूल्य दें जो हम चाहते हैं कि वो जीवन भर रहें। और आई थिंक जीवन भर के मूल्य ये हैं कि कंपटीशन हमारा किसी और से नहीं है, हमें खुद को ही बेटर करना है। तो अगर मैं आपकी नीज़ को दूं तो मैं ये कहूं कि आपने तो बेटा अपनी तरफ से अपना बेस्ट करा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेकंड आए या फर्स्ट आए या थिंग। हमें अगली बार ट्राई करना है कि हम जो कर सकते हैं उसको हम और भी अच्छी तरीके से करें। तो बच्चे को ये एहसास दिलाना कि कंपटीशन एक तरीके से हमारा अपने आप से ही है, हमें अपने लिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें, और जो हमने जो अचीव कर लिया है उसमें खुशी का एहसास करें, वरना अभी तो उसे सेकंड भी आने में कोई खुशी नहीं है। और फर्स्ट की लाइन तो हमेशा वो, अगर हम अभी से उसके मन में फ़र्स्ट डालने का डालेंगे तो आगे वो हमेशा फ़र्स्ट आती रहेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और फर्स्ट वाले लोगों के और कितने तरीके के वैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बच्चों के अंदर कंपटीशन 10वीं के समय हम देखते हैं सारे साइकोलॉजिस्ट बच्चों को काउंसलिंग देने में लगे रहते हैं कि कोई बात नहीं, मार्क्स आर नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। तो वो बात हम अभी प्री स्कूल से क्यों डालना चाह रहे हैं? तो आप उसने जो किया उसकी शाबाशी देते हुए, उससे ये कहते हुए कि चीज़ में आनंद लो और उसको खुशी से करो। हमें ये लगता है बच्चे ये बातें नहीं समझेंगे, बच्चे समझेंगे। और कहीं ना कहीं घर का कुछ एटमॉस्फेयर रहा होगा कि माँ बाप ने ज़रूर बोला होगा कि तुम्हें फ़र्स्ट आना है, तुम फर्स्ट क्यों नहीं आई। कहीं से तो आया होगा, बच्चा पैदा तो नहीं होता कंपटीशन की सेंस से, कहीं तो आसपास उसने परिवेश में सुना है कि फ़र्स्ट आना उचित है। तो पहले तो हम एडल्ट्स हम अपना ही देखें, हम ही लोग सेटिस्फाइड नहीं होते और बच्चों को डिससेटिस्फाइड साथ में हम कर देते हैं। तो इस बात को देखें, हम माता पिता या जो भी उसके साथ रह रहे हैं उनके अपने मन को और विचार को टटोलने की बहुत आवश्यकता है। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग अभी आगे और बढ़ते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल ज़रूर पूछें। तो यहाँ ये बात हो रही थी कि
प्लानिंग, हम प्लानिंग द करिकुलम पे थे, सबको थोड़ा सा वापस लाते हुए कि किस बारे में बात हो रही थी। करिकुलम हमें क्यों प्लान करना है, भले ही हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है, परंतु करिकुलम प्लान करने से हमारा एक डायरेक्शन रहती है, हमें ये पता होता है कि हम किधर जा रहे हैं और हम क्या चाहते हैं प्री स्कूल में करना। ये भी सही है कि कई जगह पे प्री स्कूल केंद्र में बहुत लॉन्ग टर्म करिकुलम प्लानिंग नहीं होता है। हमें लगता है कि आखिर तो बच्चों को कुछ गाने और कुछ कहानियाँ और कुछ बातों पे डिस्कशन करना है, तो ये तो मंथली बेसिस पे भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की क्या बात है। परंतु ये सही नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए, एक तो प्लानिंग करने से हमें क्लियर होगा कि जब 2 साल बाद या 1 साल बाद हमारे केंद्र से बच्चा जाएगा तो वो क्या जानेगा। हमने देखा है कि हमारा 4 क्षेत्रों में हम विकास कह रहे हैं, मानसिक, भाषाई, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट और सामाजिक और भावात्मक विकास। तो हमें ये निर्धारित करें हम कि हमें इन 5 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में हमारे क्या गोल्स हैं बच्चों के, जब तक बच्चे बाहर जाएंगे हमारे से क्या गोल्स हैं, क्या आ जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, पंजाब बोलिए। मैं जसबीर फिरोजपुर तो बोल रहे हैं जी। हाँ जी मैम, जो एग्ज़ाम है वो पंजाबी मीडियम में हो सकते हैं? नहीं, एग्ज़ाम आप लोगों ने जब ये फॉर्म भरा होगा तो मेरे ख्याल में आपने आपके फॉर्म पे भी ये लिखा था कि जो ये प्रोग्राम है ये हिंदी और अंग्रेज़ी में है और एग्ज़ाम जो है वो हिंदी और अंग्रेज़ी में ही होंगे। पंजाबी मीडियम में क्योंकि कोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए पंजाबी मीडियम में एग्ज़ाम हो नहीं सकते हैं। ठीक, थैंक यू जी मैम। हाँ जी, क्योंकि कोर्स तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसलिए एग्ज़ाम भी जो है वो हिंदी में ही होगा। ये अभी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास रीजनल लैंग्वेज की। तो ये देख लें कि हमें क्यों प्लान करना है। एक तो ये कि हमारे को एक डायरेक्शन आ जाता है और हम ये क्लियर हैं कि हम 1-2 साल में बच्चों में कौन सी योग्यताएं और विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ मैम, मैंने प्रोग्राम गाइड देखा असाइनमेंट के लिए, उसमें फुल स्केप पेपर करके लिखा हुआ है। उसमें हमको A4 यूज पेपर यूज करना है कि 4 लाइन रूल पेपर्स यूज करने हैं? आप लाइंड पेपर यूज कर लीजिए, वो कोई बात नहीं है, वो एक जनरल डायरेक्शन है। आप लाइंड पेपर यूज कर लीजिए, इट विल बी इजी। और सबको ये बोलना चाहूँगी कि असाइनमेंट सबमिट करने से पहले सब लोग उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए अपने पूरे असाइनमेंट की फ़ोटोकॉपी रख लीजिए। कभी ऐसा हो जाता है, 1000 केस में 1 केस ऐसा हो जाता है कि किसी का असाइनमेंट मिसप्लेस हो जाता है, तो तब आप अपनी फ़ोटोकॉपी जमा कर सकते हैं, वरना दोबारा सारा असाइनमेंट फिर से करना पड़ेगा। और अगर फ़ोटोकॉपी आपको जमा करानी पड़े तो फिर उसकी भी फ़ोटोकॉपी रखिएगा। ओके। हाँ। और डबल बोथ साइड्स ऑफ पेपर हम लोग यूज कर सकते हैं? बस नीट और हैंडराइटिंग आपकी नीट हो कि पढ़ने वाला पढ़ सके, दैट्स ऑल। ओके। और टाइप्ड असाइनमेंट सबमिट मत करिएगा, ये बहुत क्लियरली प्रोजेक्ट फाइल्स के बारे में भी, असाइनमेंट्स भी, टाइप किए गए असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे। आपके अपने ही हाथ से लिखे हुए असाइनमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि हम कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस कर दें। मान लो हम केवल, जो आजकल इनफैक्ट चल रहा है कि हम केवल एकेडमिक एस्पेक्ट्स पे एम्फेसिस कर रहे हैं। हमारा जो आजकल का टिपिकल एक करिकुलम अनफॉर्चुनेटली हो गया है प्री स्कूल में, वो यही है कि हम सिर्फ एकेडमिक प्राइमरी करिकुलम पे कर रहे हैं, बाकी सब तो हमने छोड़ दिया। बच्चे हमारे बाहर कभी खेलने जा रहे हैं कि नहीं हमें पता नहीं, उनका कोई फिजिकल मोटर डेवलपमेंट हो रहा है हमें पता नहीं, शेयरिंग कोऑपरेशन उनमें बढ़ रही है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा कुछ काम ही नहीं है। हम केवल एकेडमिक राइटिंग और जैसे अभी इन्होंने बोला था, अगर हम ये करते भी हैं दूसरी चीज़ें तो हमने उसको एक कंपटीशन के मोल्ड में डाल दिया है। तो ये कर रहे हैं हम, और हमारा पूरा कोर्स, हमारा पूरा नज़रिया जो हम बदलवाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आप अपने आप को एक चेंज एजेंट समझें।
तभी ये कोर्स करने का आपको फ़ायदा होगा। आप अपने आप को समझें कि आप अपने में और अपने आसपास के माहौल में, अगर अपने स्कूल से आप केवल एक शिक्षक हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स करके बाकी सबकी अपनी शिक्षिकाओं की अंडरस्टैंडिंग को बदलने का प्रयास करें। तब तो हम इस अपने देश में शालापूर्व क्षेत्रों में, शालापूर्व के एरिया में कुछ बदलाव ला पाएंगे। और आप में से कई मेरे साथ में, मेरे ख्याल में सहमत होंगे कि हम जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये बहुत उचित नहीं है, परंतु कई दबावों के कारण हम ऐसा करते हैं। तो इस सभी चीज़ को एक बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो इस कोर्स का एम है कि आप इसके थ्रू ये सब कर सकें। अब करिकुलम प्लान कैसे करना है, और ये करने के लिए अब आप अपने मन में सभी सोचें और करें कि क्या आपके स्कूल में ऐसे हुआ है, या आपने अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो आपने किया क्या। पहले तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स हमें बनाने होंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी हमें ये निर्धारित करना होगा कि जब बच्चा 1 साल बाद या 2 साल बाद, जितनी भी देर आपके पास है, या अगर तीन साल आपके पास है एक कक्षा से दूसरी कक्षा, तो हर कक्षा के एंड में उस क्या हमने अपेक्षाएं हैं, क्या करेगा वो, सामाजिक विकास में उसको क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास में क्या होना चाहिए, भाषा विकास में क्या होना चाहिए। और इस कोर्स में जो हम इतना बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो पढ़ने का मतलब यही है कि हम जो बच्चों के लिए गोल्स निर्धारित करें वो ऐसे हों जो उनकी डेवलपमेंट से तालमेल खाते हों। अब अगर हम मान लो 3 साल के बच्चे से ये अपेक्षा करेंगे कि बच्चे अपनी चीज़ें बांट के खेलना शुरू कर देंगे, तो ये गलत अपेक्षा है, क्योंकि हमने अभी अपनी थ्योरी में पढ़ा है कि बच्चों को 3 साल की उम्र में एक दूसरे के साथ खेलने में मुश्किल होती है, अपना सामान एक दूसरे के साथ शेयर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो अभी दूसरे का नज़रिया नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमने पूरी थ्योरी पढ़ी डेवलपमेंट की, ताकि डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ने से हम अपने करिकुलम का गठन कर सकें। हमने ये देखा कि नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में हमने ये देखा कि 4 साढ़े 4 साल के भी बच्चे, अगर आप उनसे कहो 5 मुझे टॉफ़ी उठा के दो, तो वो 5 आपको करेक्ट नहीं देंगे। एक पूरे ढेर में टॉफ़ी उठा के हो सकता है दे दें। आप ट्राई आउट करके देखिए, आप उनसे 7 टॉफ़ी मांगिए, 8 टॉफ़ी मांगिए, और देखिए कि बच्चा क्या बिल्कुल आपको 8 टॉफ़ी देता है। वो हो सकता है बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और उठाते टाइम अक्सर उसके पास 6 होंगी। अगली बार आप ट्राई करेंगे तो अगली बार हो सकता है 5 हो, तीसरी बार आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है उसके पास 10 हो। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे को अभी ये समझ भी नहीं बनी है 4 साढ़े 4 साल में कि एक नंबर बोलना है तो एक टॉफ़ी उठानी है, एक टॉफ़ी, 2 दूसरी टॉफ़ी, 3 तीसरी टॉफ़ी। रुक जाएं 1 मिनट। अगर ये समझ बनी होती बच्चे में तो वो गिनती उठाने में गलत नहीं करता। जब हमें पता है विकास का ये चरण है, तो हम क्यों 4 साढ़े 4 वर्ष में बच्चों को 1 to 20 केवल लिखित काउंटिंग लिखवाते हैं? उस लिखित काउंटिंग लिखवाने का मतलब क्या है? उससे तो बेटर ये हो कि हम बच्चे के मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, नंबर अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल 5 या 6 तक की वस्तुएं लें और बार बार बच्चे को एक्चुअली गिनने के अनुभव दें। तो बच्चे के विकास से हमारा करिकुलम इन्फ्लुएंस इस प्रकार होना चाहिए, बनिस्बत ये नहीं कि हम बस केवल आंख बंद करके 1 to 20 लिखवा रहे हैं और फिर चिंता में है कि वो कुछ अक्षर सीधे लिख रहे हैं या नहीं। जी सॉरी, कॉल दीजिए। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मैंने असाइनमेंट का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसके पार्ट दिए हुए हैं, क ख ग घ और न। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मैडम? DEC 1 का मैम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट दिए हुए हैं, क ख ग घ न। 5 वर्षीय बच्चों में वर्गीकृत की संकल्पना। 4th नंबर क्वेश्चन तो मेरे पास है, डिस्क्राइब 1 प्ले एक्टिविटी टू कैरी आउट द डेवलपमेंट। बच्चों के साथ निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आप जो एक खेल किया आयोजित करेंगे उसका वर्णन कीजिए। हाँ ठीक है, बताइए। तो उसके जो पार्ट दिए हुए हैं, क्या सभी करने पड़ेगा, एक आधा करना पड़ेगा इसमें? मैडम सभी हैं, चॉइस तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको एक गतिविधि बनानी है। पार्ट ए है 5 वर्षीय बच्चों में वर्गीकरण की योग्यता को कैसे बढ़ाएंगे, एक गतिविधि बताइए। ओके। 3 वर्ष के बच्चों की सुनने की क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, एक गतिविधि बताइए। 4 वर्षीय बच्चों में
परोपकारिता और समानुभूति भावना कैसे बढ़ाएंगे? एक गतिविधि बताइए। 2 वर्ष के बच्चों का हाथ आंख का समन्वय कैसे बढ़ाएंगे? एक गतिविधि बताइए। 5 वर्ष के बच्चों की कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? एक गतिविधि बढ़ाइए। मैम इसमें एग्जाम्पल देनी होगी? आपको गतिविधि बतानी है। क्या गतिविधि होगी, क्या खेल क्रिया होगी जिसमें से आप, जो हम अभी पूरी 5 और 6 ब्लॉक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने कितनी गतिविधियां बच्चों के साथ आयोजित करी जा सकती हैं। हमने अभी बात करी म्यूजिक एंड मूवमेंट की, कल हमने बात करी थी आर्ट की, उससे पहले हमने मैचिंग क्लासिफिकेशन इसकी बात करी थी, उससे पहले हमने आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज की बात करी थी। कौन सी एक्टिविटीज कहाँ पे क्या विकास को प्रोत्साहित करती हैं, हमें ये देखना है और ये बताना है कि वो एक्टिविटी उस उम्र के बच्चे के लिए सही है या नहीं है। मान लो मैं 2 साल के बच्चे के लिए आपसे पूछा जा रहा है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंख हाथ के बीच में समन्वय, क्या मैं 2 साल के बच्चे को पेपर कटिंग का एक्टिविटी करवा सकती हूँ? नो मैम। तो ये सोच समझ के आपको जवाब देना है। बात वहीं आ जाती है, आपने क्या कोर्स मटेरियल पढ़ा है अभी तक? मैम थोड़ा सा रीड किया है, क्योंकि तो थोड़ा सा रीड करने से मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज दे रही हूँ, थोड़ा सा कोर्स मटेरियल पढ़ के असाइनमेंट आंसर नहीं हो पाएंगे। मैम मैं अभी जो हुई है ना, समर ब्रेक हुई है, इसमें वैसे सारा रीड कर लेना, फिर असाइनमेंट तैयार कर। तो आप पहले जो असाइनमेंट पे इतने टेंशन में हैं आप लोग, आप कोर्स मटेरियल पढ़िए। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ जिसने कोर्स मटेरियल एक बार पढ़ लिया है वो दूसरी बार मुझे कॉल करके पूछेगा नहीं असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि कोर्स मटेरियल पूरी तरह सिंपल है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके मैम। केवल वही असाइनमेंट पे क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं जिन्होंने कोर्स मटेरियल पढ़ा नहीं है। नहीं मैम, मैं तो ये पूछना था कि ये एक मैडम जी बिल्कुल, क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर है, हर कुछ बताना है। अगर एक को बताना होता तो वहां पे लिखा होता आंसर 2 आउट ऑफ 3 या आंसर 3 आउट ऑफ 4। ऐसा जब नहीं लिखा है तो यानी क्वेश्चन के सभी भाग करने हैं, कहीं पे अपनी मर्जी से चॉइस नहीं लगाना है। जहां चॉइस लगाना है वहां चॉइस हम देंगे। तो हम ये बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं, ये बातों का जस्ट मैं ब्रॉडली बताते हुए और फिर अगले सत्र में इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि करिकुलम को प्लान करते समय हमें पहले तो लॉन्ग टर्म गोल बताने हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी, लॉन्ग टर्म गोल केवल एक तरफा ना हो कि हमारा एक तरफ का विकास ही होता रहे, जैसे कि अभी चल रहा है केवल एकेडमिक क्षेत्र में विकास, और वो भी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, बच्चों के विकास के अनुरूप नहीं है। जब हमें ये पता है कि बच्चे क्या सीखते हैं तो 4 साढ़े 4 साल के बच्चों को मेरे हिसाब से हमें 1 to 50 तक की जो हम लिखवाने में लगे रहते हैं अपनी कॉपी भरने से, उससे कहीं बेहतर होगा कि हमारा करिकुलम ऐसा हो जहां बच्चों के लिए मैचिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो, जहां बच्चों के लिए क्लासिफिकेशन एक्टिविटी, वर्गीकरण करने की, जहां सीरिएशन यानी क्रमबद्ध लगाने की, कई पजल्स, कई इसमें हमने जो बातें कर ली हैं यूनिट नंबर 23 में लेते हुए, ऐसी कई एक्टिविटीज़ करवाएं, बजाय ये कि उनको 1 to 50 लिखवाएं। पहले बच्चों में लिखने से पहले उस बात की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है जब हम इतना लिखित काम शाला पूर्व केंद्र में करवाते हैं बच्चों से, तो बच्चों का शाला पूर्व केंद्र के स्कूल जाने को मन नहीं करता, सुबह उठ के जाके वहाँ पे स्कूल जाने का मन नहीं करता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि शाला पूर्व केंद्र में हमारे को शाला पूर्व शिक्षा देने की जो क्रियाविधि है वो बच्चे के नेचर के बिल्कुल विपरीत है। बच्चे 10-5 मिनट से ज़्यादा किसी एक जगह पे बैठते नहीं हैं, कोई बहुत रोचक एक्टिविटी हो तो 15-20 मिनट, और यहाँ हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो 3 घंटे लगातार बैठ के अपनी कॉपियों पे काम करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म गोल जब हमने ये निर्धारित कर लिए कि हमें किस किस क्षेत्र में हम क्या क्या विकास चाहते हैं, फिर हमें ये देखना है कि ये साल भर के गोल को हमें शॉर्ट टर्म गोल में परिवर्तित करना है, यानी हर 2 महीने में, हर 2-2 महीने का, क्योंकि 1 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। अब हमें उसको विभाजित करना है कि अच्छा 2 महीने में बच्चे क्या करेंगे, एंड में मैं चाहती हूँ बच्चा ये करें, तो 2 महीने में क्या करें, फिर 2 महीने में क्या करें, फिर 2 महीने में क्या करें, और फिर हमें उन जो हमने 2-2 महीने में विभाजित कर लिए हैं उसके शॉर्ट टर्म गोल निकाल लिए हैं। तो अब हमें खेल क्रियाएं देखनी है कि कौन सी खेल क्रियाएं हैं, क्या क्रियाएं हैं जो बच्चों के लिए उस शॉर्ट टर्म गोल को मैं
उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो हमारे पास हमारे जो यूनिट है इसमें हमने कई उदाहरण आपको दिए हैं कि बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है और उसको शॉर्ट टर्म गोल में किस प्रकार से हमें विभाजित करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा है कि प्री स्कूल के बच्चे में हम ये चाहते हैं कि उनकी सेंसरी अवेयरनेस जो है, जो उनकी सारी संवेदी शक्तियां हैं सुनने की, देखने की, ये पूरी डेवलप हों। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। यानी 1 साल में हम चाहते हैं कि उनका सुनना, देखना, स्मेल, टेस्ट इत्यादि की सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये शक्तियां जो हैं, ये वेल डेवलप्ड हों। तो अब इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल, हर 2 महीने में हमारी क्या गोल हो सकते हैं? हाँ जी, बताएं। Hello, good evening, ma'am. Yes. Ma'am, I have a doubt regarding this curriculum setting. Like in our school, it is like we have to start phonics from January for pre-KG, that is 2.5 years old kids. 2.5. Yeah, like 2.5 years to 3 years or 3.5 years. But that is what the school management says. We have to carry forward with that. So what I wanted to know is like, ma'am, you told earlier like we can start with first the words and then tell the kids like b, or ma'am, can you give me some examples like how? So according to me, for 2.5 to 3, phonics is not at all anything which should be introduced. 2.5 to 3 is a time when you want to tell them that the written text has some relationship to spoken text. For 2.5 to 3, the way to introduce them to literacy is not phonics, which will not make any sense to them, but it is through storybooks. Your management should invest in buying storybooks for children for 2.5 to 3 years of age. There are storybooks are also divided by the age group of children. So what is appropriate for a 4.5-year-old is not okay for a 2.5-year-old. And initially just use storybooks to bring the child to the world of language and not introduce phonics. Because the time is winding up now, maybe please remind me and I will take up your question in much more detail on Monday when we come. But the point that I am trying to tell you in 1 minute just now is this, that they need to, you read out storybooks to them, read out picture books to them, so that they make a connection that the spoken word and what they see, the written word, there is a connection between them. And there is a lot that can be done orally. When you are saying, reading out the books, they will be introduced to sounds. You can have a storybook which is around a particular letter. But there is no need to go about deliberately teaching them B says B and D says D and C says K. It has no meaning for them at that time. So with this, it's a time for us to wind up our session. On Monday, we will come back and Monday हम लगभग DEC 1 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. जो इसमें एक दो और यूनिट्स रह गए हैं, अगले हफ्ते में DEC 1 को ख़त्म करते हुए we'll start with the next course after that. So thank you all of you. We will meet on Monday 4 to 5 and you can see the repeat of this from 8 to 10 today.